सर तो स्टार्ट करते हैं बुक्स का कॉन्सेप्ट। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत ही चैप्टर है, 10 to 15 मार्क्स के लिए आता है। मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स है जो एंटरप्राइजेस के पास, ठीक है, एंटरप्राइजेस के पास एसेट वो है, एसेट के फॉर्म में है, ठीक है। अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड मिलेगा, शेयर लिए तो इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी किए तो डिवेंचर्स लिए, ठीक है, एंड रेंटल्स मिलेगा अगर घर रेंट पर दिए तो, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब लैंड का कॉस्ट बढ़ जाना तो या अदर बेनिफिट्स होता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टू इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज दैट इज इन्वेस्टर को ये बेनिफिट मिलता है। नोट, असेट्स हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट, वो AS2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? एग्जाम्पल, बिल्डिंग लिए 20 लाख का बढ़कर हो गया 10 साल में के बाद 50 लाख, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशंस, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगला पॉइंट, नन एप्लीकेबिलिटी। AS13 कहाँ नहीं लगेगा? फाइनेंशियल कंपनीज पे लगेगा नहीं, बिकॉज AS13 बिकॉज अलग रूल है इन लोगों के लिए, दैट इज़ फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, दैट इज़ RBI का है। Standard does not deal with recognition of interest, dividend, rental earned on based on investment which is recovered by AS9 revenue recognition लगता है, ठीक है। ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज AS19 में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज AS13 में पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, रिलेटेड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उस पर नहीं लगेगा AS13। इफ़ हम लोग दैट इज़ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करेगा तो लगता है AS13। RBI का रूल लगेगा इन लोगों के ऊपर, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को देखने का नज़रिया। इन्वेस्टमेंट का नो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, शेयर्स फिजिकल नहीं होता है, पेपर पे होता है, ठीक है। वाइल अदर एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, एग्जाम्पल बिल्डिंग फिजिकल फॉर्म में होता है। सम इन्वेस्टमेंट्स का एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट होता है बिकॉज वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एग्जाम्पल, लिस्टेड कंपनी शेयर्स, एग्जाम्पल मार्केट में लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, ठीक है, इनका फेयर मार्केट वैल्यू ईजिली मिल जाता है, ठीक है। वैल्यू फॉर इस्टेब्लिश्ड मार्केट वैल्यू जनरली प्रोवाइड बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू एंड एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट एंड अदर मीन्स आर यूज टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू। एग्जाम्पल, अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, अगर एग्जाम्पल अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स लिए स्टॉक मार्केट नहीं हो, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो उसका फेयर वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। अगला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, इफ़ प्रॉपर्टी जो परचेज़ किए हैं उसमें बिजनेस करेंगे तो वो फिक्स्ड एसेट माना जाएगा, दैट इज़ PPE माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग करते हैं आर नॉट टू बी इंटेंडेड टू ऑक्यूपाई, दैट इज़ ऑफिस वगैरह चलाते हो उसमें यूज बाय और बाय इट्स ऑपरेशंस ऑफ द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेज holding investment property should count in the cost model, that is AS10 के अकॉर्डिंग PPE माना जाएगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो तो लगेगा कॉस्ट मॉडल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है? डायरेक्ट परचेज किए तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटी, सब कुछ, ठीक है। अगर डायरेक्टली ख़रीद रहे हो कंपनी से, ठीक है, कैश देकर या ऑनलाइन जो भी मोड में है फ़िलहाल, डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं कंपनी से तो ब्रोकरेज फीस ड्यूटी सब कुछ अब लगता है, वो सब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है। इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ रेफर AS10 पढ़ेंगे इसके लिए, फॉर एग्जांपल एंड क्वेश्चंस, ठीक है। अगला नोट, AS13 में सेम मीनिंग है ओनली फेयर मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, ठीक है। वैसे
डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फेयर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बताता है और मार्केट वैल्यू एमवी दैट इज़ मार्केट में एक्सपेक्टेड वैल्यू, मार्केट में कितना में जाएगा वो बताता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट रेट, और ये एग्जैक्ट रेट बताता है फेयर वैल्यू, ठीक है। नोट पारा 13, इसको यहाँ पे नहीं, पीछे पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चार्ट 1 हैशटैग ऑन नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, दैट इज इस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर CW क्वेश्चन 1 2 3, फिर एग्जाम्पल 8 to 11, ठीक है। पीछे अलग से दिया हुआ है केस स्टडी क्वेश्चंस, वहाँ पे देखेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लोअर कैन बी इंडिविजुअल बेसिस और कैटेगरी बेसिस, ठीक है, बट नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस, नहीं चलेगा, ठीक है। मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज कैरिंग इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली, इंडिविजुअल वाला बेस्ट है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ये कह रहा है, ठीक है। करेंट इन्वेस्टमेंट एनी रिडक्शन, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग पहले टेबल देख लो, चार्ट यहाँ पे है। ऐसे मान लीजिए चार्ट 1, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन होता है ईयर एंड पे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, सबका कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है, और दोनों का लोअर दिया हुआ है। इन दोनों का लोअर 40, इन दोनों का लोअर 48, इन दोनों का लोअर 54, ठीक है। टोटल कर लो, ये है, ठीक है। तो फिर इसी तरह म्यूचुअल फंड का इन दोनों का लोअर ये, इन दोनों का लोअर ये, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल कर लो। अब देखो, सबसे पहले कैटेगरी वाइज लोअर किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर 147 और म्यूचुअल फंड 70। देखो कैटेगरी वाइज 147 मतलब कैटेगरी वाइज ये तीनों में, ठीक है, दैट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये दोनों में 150 और 147 में, कैटेगरी वाइज में 147 लोअर है, म्यूचुअल फंड में 75 में ये लोअर है, तो ये चल जाएगा। टोटल 217 ये भी परमिटेड है एएस के तहत, ठीक है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता है। फिर एक होता है ग्लोबल ओवरऑल बेसिस, दैट इज़ ओवरऑल में देखोगे तो इन दोनों में, ठीक है, 150 और 70 जोड़ के ये 147 और 75 जोड़ के ये, तो ओवरऑल बेसिस पे 220 आता है, ठीक है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। इट इज़ नॉट परमिटेड एज पर एज 13, कहता है कि नहीं ये मत करो, ये उतना मतलब रिलायबल नहीं है। और एक है वैल्यूएशन करेंगे ये ईयर एंड पे इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। तो कैसे होता है सर, इसे कहता है इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है, दैट इज स्क्रिप्ट वाइज और लोअर, ये परमिटेड है एएस के तहत, ठीक है। जो ये किए हैं ना लोअर वाला, ये एस कहता है कि ये बेस्ट है, ठीक है। अब इसको और इसको उठाओ, ये ज़्यादा बेस्ट है, और ये परमिटेड है इसके थ्रू, एस कहता है ये सबसे बेस्ट है, इंडिविजुअल बेसिस मेथड, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर। एनी रिडक्शन हुआ इन फेयर वैल्यू, ठीक है, और फेयर वैल्यू इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is increased subsequently, the increase in value of current investment up to the cost of investment is credited to P&L account, ठीक है, in excess portion if any is ignored। मान लो कॉस्ट है 100, फेयर वैल्यू है 110, तो P&L में प्रॉफिट 20 क्रेडिट अगर लॉस प्रॉफिट P&L में प्रॉफिट 20 क्रेडिट हो जाता लास्ट टाइम में, ठीक है, लेकिन ₹10, इसको छोड़ो, कॉस्ट है 100, फेयर वैल्यू है 10, तो ये 10 रुपये जो बढ़ रहा है ना, इसको इग्नोर करना है बिकॉज ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगला ये पॉइंट को, कॉस्ट है 100, फेयर मार्केट वैल्यू है 95, ठीक है, दैट इज़ ₹15 ही रिवर्स करेंगे P&L प्रॉफिट में, ठीक है। केस 2 ये भी दैट इज़ इसका बात वो कह रहा है, ये देखो 80 था और 100 कॉस्ट था, फेयर मार्केट वैल्यू इतना गिर गया तो 20 का लॉस हो गया, तो ये वाला जो लॉस है इसको डाले होंगे, यहीं वो कह रहा है कि लास्ट टाइम में लॉस दिखा होगा, लेकिन अगर गलती से प्रॉफिट हो जाए तो ये 10 रुपये को इग्नोर करना है, ठीक है। अब अगला केस 2, इफ़ फेयर मार्केट वैल्यू 105 हो जाए तो रिवर्स करेंगे मैक्सिमम 20 तक, ठीक है, दैट इज़ ऐसे देखो 80 से 100 मतलब 100 तक ही लास्ट जाएगा, दैट इज़ कॉस्ट 100 से ऊपर नहीं जा सकता है कभी भी, तो इसीलिए लास्ट फेयर मार्केट वैल्यू भले ही 105 हो गया, 80 माइनस 105 25 का डिफरेंस आ रहा है, बट 20 तक ही रिवर्स कर सकते हैं
दैट इज़ कॉस्ट तक, उससे ऊपर रिवर्स नहीं करना, यही कहता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये सब। ठीक है, अब आता है यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट पे दिखाया जाता है। वैल्यूएशन डिटरमाइन ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे वेयर देयर इज डिक्लाइन अदर देन परमानेंट। ये है लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, ये अब तक था शॉर्ट टर्म के बारे में, लेकिन अब आ गया लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ से ये करंट इन्वेस्टमेंट था, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे तो कॉस्ट पे ही दिखता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस अदर देन परमानेंट डिक्लाइन हो जाए तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लॉन्ग इन्वेस्टमेंट रिजल्ट रिडक्शन होगा। अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो ही घटाना। ठीक है, कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू P&L, जितना लॉस P&L में रिकॉर्ड हुआ है उससे ज़्यादा रिवर्स नहीं होगा, ये कहता है। ठीक है, रिडक्शन से ज़्यादा, अगर मान लो अभी घट गया वापस परमानेंट डिक्लाइन अगर सही हो जाए तो उस केस में अगर जब तुम ठीक करोगे तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स व्हेन देयर इज राइज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इफ़ द रीज़न फॉर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। रिडक्शन वाला अगर ख़त्म हो जाए रीज़न तब फिर कर सकते हैं, वही बात कहता है। अब इसका कुछ इंडिकेटर्स होता है जो बताता है कि परमानेंट डिक्लाइन है। ठीक है, लाइक कैश लॉसेस हो जाए कंपनी को, कोई बड़ा केस हार जाए कंपनी। ठीक है, मार्केट वैल्यू गिर गया कंपनी को देख के पता लग जाता है ऐसा। ठीक है, इन्वेस्टीज एसेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज सब गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इधर आओ, कॉस्ट है सपोज मान लो 100। ठीक है, फेयर मार्केट मान लो 40 हो गया। परमानेंट लॉस के अदरवाइज है तो 60 लॉस जो होगा वो इट इज़ परमानेंट डिक्लाइन है, इग्नोर करना। अगर ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है तो रिकॉर्ड करना है, और नॉर्मल लॉस है तो इग्नोर करना है। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद सिंस कॉस्ट 100 है, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 78 हो गया, सिंस रिवर्स करके 38 ला देना है 78 पर फेयर मार्केट वैल्यू को वापस से, इसको 38 रिवर्स कर दोगे 78 वापस से हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लॉस ये जो मतलब इसका टेम्पोररी जो रीज़न था, परमानेंट रीज़न अदर देन टेम्पोररी, दैट इज़ परमानेंट जो रीज़न था वो अगर हट जाए तो वापस से इसको हटा के वापस से उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, सिंस 100 से ज़्यादा पर रिकॉर्ड नहीं होगा, 100 से ऊपर कभी भी रिकॉर्ड नहीं जा सकता कॉस्ट से ऊपर। ठीक है, अब आते हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। ये पढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन CW का 5, 6, 7 में। ठीक है, क्या कहता है सर? रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट में जाना है तो, और रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम करंट टू लॉन्ग में जाना है तो। अब देखो, सबसे पहले लॉन्ग से करंट में जाना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का रूल लगा लो ताकि लॉन्ग टर्म का ही पता चल जाए कि क्या वैल्यू है। ट्रांसफ़र मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ले लो या बुक वैल्यू ले लो, दैट इज़ बुक वैल्यू को ही कैरिंग अमाउंट कहते हैं, एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र का लेना लेकिन। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू का कोई काम नहीं होता है लॉन्ग टर्म के केस में। ठीक है, अब लोअर ले लो। एग्जांपल, कॉस्ट और बुक वैल्यू, कॉस्ट है 100, बुक वैल्यू है 100। ठीक है, कॉस्ट 100 ही है, बुक वैल्यू एक टाइम में गिर गया था, परमानेंट डिक्लाइन हो गया था 20 का। ठीक है, तो ये हो गया। फेयर वैल्यू से यहाँ मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो, फेयर मार्केट वैल्यू अगर दे दे तो उसको डाउट में नहीं जाना है। ठीक है, वो काट दिया गया है। अब इफ़ कॉस्ट एंड बुक वैल्यू सेम हो तो मतलब कभी नहीं गिरा होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता, गिरा ही नहीं है कॉस्ट पे, फिर वैल्यू अभी तक, दैट इज़ परमानेंट डिक्लाइन नहीं हुआ है। लेकिन अगर गिर गया तो मतलब परमानेंट डिक्लाइन हुआ है, तो ये वाला वैल्यू लेना 80। ठीक है, लोअर ऑफ जाता है। अब आते हैं करंट में। ट्रांसफ़र जिस दिन रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस दिन का ही रेट लेंगे। ठीक है, ऑलवेज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उस दिन का ही डेट लेंगे। ठीक है, अब देखो, लोअर ऑफ कॉस्ट लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू लेना है एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, करंट से लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, करंट का ही रूल लगाएंगे ताकि पता चले करंट में उसका वैल्यू क्या है। बस, कॉस्ट 100 है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 90 है। मान लो कॉस्ट 100 ही रहा और फेयर मार्केट वैल्यू 10 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो पारा 24 कहता है कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर होगा वही लेना है, दैट इज़
90 इधर से चल जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये अगर कॉस्ट कभी गिरा ही नहीं, 100 है तो 100 ले लेना। और फेयर मार्केट वैल्यू 90 और 110 हो गया तो फिर यहाँ पे 90 ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 90 और 110 में से 90 चल जाएगा। और यहाँ पे केस 1 में 100 और 110, 100 और 100 में से 100 चल जाएगा। 100 देखो इधर इधर, केस 1 कॉस्ट 100 है, 90 फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू चल जाएगा क्योंकि लोअर। केस 2 कॉस्ट 100 है, फेयर मार्केट वैल्यू 110 है, 100 चल जाएगा क्योंकि कॉस्ट लोअर है, ठीक है। यही है रिक्लासिफिकेशन। अब आते हैं डिस्पोजेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज सेल करेंगे ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट, ठीक है, एंड डिस्पोजेबल मतलब सेल प्रोसीड, नेट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। सेल करोगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, P&L में जाएगा, यही बात कहता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, उसको डिस्क्लोजर कहते हैं, ताकि शेयर मार्केट में पब्लिक पैसा लगाए कंपनी पे, एंड डिस्क्लोजर्स फॉर यूज़र दिया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। जैसे सेल कितना हुआ, डिस्पोजल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ ऑनरशिप, रिलाइजेबिलिटी, सिग्निफिकेंट प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल, रेमिटेंस ऑफ इनकम, कोटेड कितना है, कंपनी के पास कोटेड इन्वेस्टमेंट दैट इज लिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी के पास, यही सब डिस्क्लोजर में दिया जाता है, वही बात कह रहा है। अब आता है टॉपिक नंबर 1, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एसेट्स मेरा स्टॉक के रूप में नहीं है, ठीक है, या PPE के रूप में नहीं है, तो यहाँ कवर होगा, दैट इज़ एसेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है मेरे पास, दैट इज़ अर्निंग करना है मेरे को एसेट से, तो यहाँ कवर होगा, ठीक है। इस पे FIBS का नहीं, पहले तो फ़िलहाल ये है जर्नल एंट्रीज वगैरह। एसेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, ठीक है, दो तरह का होता है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का है तो समझो, मान लो रेवेन्यू नेचर का होगा तो डिविडेंड मिलेगा उस पर, दैट इज शेयर्स पर मिलता है। इंटरेस्ट और FD, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा FD या PPF प्रोविडेंट फंड मिले, ये अगर डिबेंचर और बॉन्ड्स पर मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट मिलता है FD PPF प्रोविडेंट फंड डिबेंचर बॉन्ड्स पर मिलता है, ठीक है। रेंट मिलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर मिलता है, ठीक है। और कैपिटल नेचर का क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन, आज बिल्डिंग परचेज किए थे 1 करोड़ में, 2 साल बाद 5 करोड़ हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल नेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग पर डिपेंड करता है कि दैट इज इंटेंशन टू होल्ड क्या है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम माना जाएगा, इंटेंशन टू होल्ड अगर 365 दिन तक होल्ड किया, दैट इज लेस देन 1 ईयर, तो वैल्यू करेंगे एट द ईयर एंड पे लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू पे, ठीक है, विच एवर इज लोअर। सिंस प्रॉफिट का उम्मीद है तो रिकॉर्ड मत करो, एंड इफ़ लॉस है तो रिकॉर्ड कर लो, यही कॉन्सेप्ट है करंट इन्वेस्टमेंट का, भी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसी का ये चार्ट फॉर्म है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसको कहते हैं, अगर हम लोग मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड कर ले, दैट इज़ 366 डेज जनरली, वैल्यू डेट ईयर एंड पे कॉस्ट पे होगा, ठीक है, अनलेस देयर इज़ परमानेंट डिक्लाइन ना हो जाए, दैट इज़ अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्पोररी डिक्लाइन हो तो मत करो, परमानेंट डिक्लाइन है कर लो। फैक्टर क्या है, केस लॉस हार जाए कंपनी, बड़ा लॉस हो जाए, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर जाए, कोई वैसा बदनामी वाला कंपनी काम कर दिया इस वजह से, सिंस प्रॉफिट रिकॉर्ड मत करो, इफ़ उम्मीद हो तो भी, ठीक है, एंड इफ़ लॉस हो, परमानेंट डिक्लाइन नेचर का हो तो ही रिकॉर्ड करो, वरना लॉस भी रिकॉर्ड मत करो, यही कहता है। कैरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पे, अब यहाँ से आता है 2 टॉपिक हो जाता है, A फिक्स्ड इनकम वाली, ठीक है, और B वेरिएबल इनकम वाली, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम वाला का ट्रीटमेंट FIBS मेथड से होता है, दैट इज डिबेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिंस इनका सेल या परचेज पर FIBS वाला रूल लगेगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है इन केसेस में, ठीक है, इन पे डिबेंचर पे, बॉन्ड पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। अब वेरिएबल इनकम वाला, दैट इज इस पे VIBS का रूल लगता है, दैट इज इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर, सिंस इनका सेल परचेज पर VIBS वाला रूल लगेगा, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड
कम या ज़्यादा हो सकता है, कंपनी का मन होगा तो देगा वरना नहीं देगा, ऐसा होता है इसी वजह से, ठीक है। अब इस चैप्टर में आता है सर पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग क्लास वर्क में देखेंगे, ठीक है। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ FIBS जनरल एंट्री क्या होता है, जब परचेस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक देना होता है, ठीक है, परचेज के टाइम में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होल्डिंग ऑन दैट डेट, उस पे मिलता है इंटरेस्ट कंपनी से, तो ये एंट्री होता है। सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल, अगर प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, लॉस हुआ तो P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट जो होता है ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर में, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको ट्रांसफ़र करके ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं। इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू पे ही, ठीक है, इन ऑल केसेस में हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। नंबर 2, ट्रांजेक्शन कैन बी एक्स इंटरेस्ट हो सकता है या कम इंटरेस्ट हो सकता है। एक्स इंटरेस्ट होगा मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट देना या लेना होता है परचेज और सेल के टाइम में। कम इंटरेस्ट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज़ उसी में इंक्लूड है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में से लेस कर देंगे, चाहे सेल हो या परचेज हो, दोनों टाइम में, ठीक है। वो उसी में इंटरेस्ट होता है, अलग से नहीं देना। एक्स इंटरेस्ट में अलग से देना होता है, कम इंटरेस्ट में अलग से नहीं देना होता है। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, परचेज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज और कमीशन प्लस स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। सेल करते टाइम पे माइनस हो जाएगा ब्रोकरेज चार्ज, क्योंकि उतना पैसा ब्रोकरेज को दे रहे हैं। परचेज करते टाइम पे ऐड हो जाएगा ब्रोकरेज को, ठीक है, क्योंकि उतना पैसा भी ब्रोकरेज को दे रहे हैं, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सेल के टाइम में लेस हो जाएगा, परचेज करते टाइम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज कमीशन ETC, परचेज के टाइम में ऐड हो जाएगा। सिंस परचेज करते टाइम में देना पड़ता है ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज और कमीशन, देयरफॉर कॉस्ट बढ़ जाता है उतने से परचेज कॉस्ट के अंदर। और सिंस सेल करते टाइम में देना पड़ता है ब्रोकर को ब्रोकरेज और या कमीशन, देयरफॉर कॉस्ट घट जाता है, दैट इज सेल अमाउंट से लेस करते हैं ब्रोकरेज चार्ज को, ठीक है। 2 मेथड्स है, फीफो और वेटेड मेथड, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट फीफो और एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड यू कैन अप्लाई, ठीक है, एनी, ठीक है, कोई भी कर सकते हो, बट प्रीफर करो फीफो का, ठीक है। राइट नोट मैंडेटरी विच मेथड, जो मेथड आप यूज़ किए हो वो मेथड का लिख दो। FIBS के केस में हमेशा प्रीफर करना फीफो को, और नीचे लिख देना कौन सा मेथड आप यूज़ किए हो फीफो, वो लिख देना। VIBS में वेटेड ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7 to 13 तक होगा। वेरिएबल इनकम VIBS, इसमें 3 टाइप का शेयर्स कवर होता है। इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ VIBS में सेल हो तो ऑलवेज वेटेड एवरेज मेथड प्रीफर करें, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन बोले तो यूज़ करना फिर फीफो मेथड, अदरवाइज VIBS में हमेशा यूज़ करना है सर वेटेड, और FIBS में हमेशा यूज़ करना है फीफो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो, क्योंकि ईजी होता है। अब देखो, सिंस ओरिजिनल शेयर्स वो शेयर जो पैसा दे के फर्स्ट टाइम खरीदे हैं फ्रॉम कंपनी से डायरेक्टली और फ्रॉम मार्केट से, उसको कहते हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, पर इस पर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट भी, ठीक है। वो मेथड वो मैटर्स यहाँ आता है VIBS में। अब देखो इन्वेस्टर है ए, ये सीखना है हमको यहाँ पे इन्वेस्टर वाला पार्ट, ठीक है। कंपनी एक्स लिमिटेड, ये ओनली, ठीक है, ये ओनली समझने के लिए है कंपनी वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज़ कंपनीज, ये रिकॉर्ड करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़, ये हम लोग क्लास 12 में सीखे थे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को ये सीखना है, परचेज करते टाइम में प्लस ऐड हो जाएगा एक्सपेंसेस इफ़ एनी, इन्वेस्टर ऐड कर लेगा उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज में। इन्वेस्टर का केस पढ़ना है, ठीक है। दैट इज़ इन्वेस्टर ये रिकॉर्ड करेगा एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 20 और टू बैंक 1 लाख इंटू 20, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, देखो, प्लस ये परचेज़ करते, ये वाला बात है ना, एनी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। ब्रोकर के थ्रू परचेज़ किया होगा तो परचेज़ कॉस्ट में ऐड हो जाता है ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर
1 लाख परचेज किया, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 20 है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे। नंबर 2, बोनस शेयर्स मीन्स मुफ्त का शेयर बांटता है कंपनी। शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओरिजिनल शेयर 1 लाख है, बोनस स्कीम दे दिया 1/4 एवरी 2 मतलब 1/2। सिंस 2 होल्डिंग हो तो 1 शेयर्स फ्री में दिया जाएगा। सीधे 1/2 कर देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। बोनस शेयर्स 1 लाख कितना 50,000 शेयर्स मिल गया। इन्वेस्टर में ये रिकॉर्ड करेगा, इन्वेस्टर का बुक सीखना है हमको। नो एंट्री फॉर बोनस ओनली फॉर शेयर्स विल इंक्रीज हो जाएगा विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कंपनी जो करेगा ये हम लोग को सीखना ही नहीं है। रिवर्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवर्स में रिजर्व एंड सरप्लस में से कंपनी देता है तो वो सीखना ही नहीं है। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। 1 लाख शेयर लिया 20 ईच। ठीक है, परचेज किया था 1 लाख, खरीदा 20 लाख में। ठीक है, 20 ईच करके 20 लाख हो गया। अब बोनस दे दिया कंपनी ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बट अमाउंट नहीं डालना बिकॉज फ्री में मिला है। अमाउंट डैश और ये हो जाएगा 50,000। सिंस कॉस्ट परचेज करते टाइम में 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख दैट इज़ 20 कॉस्ट पर शेयर था। एंड कॉस्ट आफ्टर बोनस 20 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख टोटल शेयर हो गया तो 13